हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वर्ब्स की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे थे और हम लोगों ने कल जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे उसी सीरीज में आगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले मैं एक बार आपको जो है फिर से रिकैप करा देती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। एक बार देखिए, हम लोग जल्दी से इसको जो है रिकैप कर लेते हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो वर्ब है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट फिर आगे चल के डिवाइड हो जाती है प्रिंसिपल वर्ब में या मेन वर्ब में, जिसे हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब में। प्रिंसिपल वर्ब में हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ते हैं। जो ऑक्सिलरी पार्ट है वो डिवाइड हुआ है 2 पार्ट्स में। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हम वी, हैव और डू पढ़ेंगे। फिर उसी में ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका दूसरा पार्ट डिवाइड हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी में। तो ये तो हो गए फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का जो दूसरा पार्ट्स है वो नॉन फाइनाइट है, जिसे एडवांस वर्ब कहा जाता है। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड, इसके 3 पार्ट्स हैं। फिर हम उन पे आएंगे। तो हम वापस आते हैं किस पे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पे। हम लोगों ने प्रिंसिपल वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ लिया है। ऑक्सिलरी वर्ब में अब हम आ चुके हैं। मैंने बी पे, जो बी की फॉर्म होती है, उस पे मैंने 2 सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, वो आप लोग देख लेंगे। और लेकिन इस वाले चैप्टर में मैं इसको कवर करूँगी। अब हम देखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा जाता है? इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। तो देयर आर 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बी, हैव एंड डू। ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में रखते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने बी देख लिया है। बी में मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं, आप उसको देख लीजिएगा। मैं चूँकि ये इसी चैप्टर का पार्ट है, इसलिए इसमें एक बार इसको फिर से कवर करती हूँ। बी की फॉर्म्स में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। बी जो है स्टेट को बताती है, बीइंग बताती, किसी का होना बताती है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, सचिन एक क्रिकेटर है, सौरव गांगुली एक क्रिकेटर है, सौरव गांगुली कैप्टन थे। ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये जो है बी की फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सचिन इज़ अ क्रिकेटर, सौरव गांगुली वॉज कैप्टन, विराट कोहली इज़ कैप्टन विराट कोहली इज़ द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, ऐश्वर्या राय इज़ अ एक्ट्रेस। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन के, ये बताते हैं कि किसी चीज़ का होना, स्टेट बताते हैं उसका। ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया करते हैं। इनको लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ये जो वी की फॉर्म्स हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये किस प्रकार से जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, किस प्रकार से मेन वर्ब का काम करते हैं। सबसे पहले हम इनका देखते हैं ये मेन वर्ब कैसे होते हैं। ये आप देखिए, पहला सेंटेंस है ही इज़ डेंटिस्ट। ठीक है, तो इसमें जो इज़ आई है ये मेन वर्ब है। क्यों है ये मेन वर्ब? क्योंकि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है। तो जब मेन वर्ब नहीं आई तो ये खुद जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर है दे आर प्लेयर्स। फिर आप ये आर देखिए, जो आर है ये मेन वर्ब्स का काम कर रहा है। क्यों मेन वर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आई है। फिर है आई एम डॉक्टर। फिर ये एम देखिए, ये जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों मेन वर्ब का काम कर रहा है? क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है। आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक टीचर रहा हूँ, या इसका मतलब ये टाइम पीरियड को डिनोट करता है। जैसे मैं टीचर हूँ और मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये कहती हूँ आई हैव बीन अ टीचर।
तो ये जो बी की फॉर्म आई है ये भी जो है मेन वर्ब की तरह आई है। क्यों आई है? क्योंकि बीन के बाद कोई भी मेन जो वर्ब है वो दूसरी वर्ब नहीं आई है, इसलिए ये खुद में क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो बी की फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये मेन वर्ब का काम करती हैं। अब हम देखते हैं यही जो बी की फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, इनको देखिए। ठीक है, अच्छा ये वाले एग्जाम्पल्स भी आप देख लीजिए। ही वॉज डेंटिस्ट, दे वर प्लेयर्स, दे विल बी टीचर, ही वॉज बीइंग अ प्लेयर, ये इसकी आईएनजी फॉर्म है। ये सब की सब जो है क्या किस लिए आई हैं, ये सब की सब जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रही हैं। देखिए इसका फ्यूचर वाला भी देख लीजिए आप, दे विल बी टीचर, दे विल बी अ टीचर। ठीक है, तो ये सब जो है मेन वर्ब की तरह आई हैं। और इसका सिंपल सा एक फंडा है पहचानने का कि अगर इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं, और इसके बाद अगर कोई दूसरी वर्ब नहीं आए तो ये खुद मेन वर्ब का काम करने लग जाती है। अब देखिए ये किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं। ही इज़ स्लीपिंग, अब आप देखिए इसके बाद मेन वर्ब आ गई एक स्लीपिंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन गई। आई एम स्लीपिंग, इस एम के बाद एक मेन वर्ब आ गई तो ये एम हेल्पिंग वर्ब बन गई। दे हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 2 years, इस बीन के बाद देखिए एक मेन वर्ब आ गई तो ये जो बीन है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग गए। दे हैड बीन टीचिंग फॉर 2 years, इस बीन के बाद आप फिर से देखिए एक मेन वर्ब आ गई, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब बन गई। दे विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, इस बीन के बाद देखिए फिर से एक मेन वर्ब आ गई तो ये बीन जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगी। दे विल बी टीचिंग, वो पढ़ा रहे होंगे। अब आप देखिए इस बी से के बाद में एक मेन वर्ब आ गई, इसलिए ये बी की जो फॉर्म है, जो फ्यूचर का फॉर्म होता है, ये हेल्पिंग वर्ब बन गई। अब आप देखिए ही वॉज स्लीपिंग, वॉज के बाद मेन वर्ब आ गई तो वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई। दे वर स्लीपिंग, स्लीपिंग से पहले सॉरी वर के बाद जो है मेन वर्ब आ गई तो ये जो वर है ये हेल्पिंग वर्ब बन गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बी की फॉर्म है अगर उनके बाद कोई वर्ब नहीं आती है तो वो खुद मेन वर्ब बन जाती हैं, और अगर उनके बाद कोई वर्ब आ जाती है तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सिलरी का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। यही रीजन है कि इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हैव का मतलब हैव पोजीशन को शो करता है। हैव मतलब होता है रखना, जैसे मेरे पास एक पेन है, तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ कार, शी हैज़ नाइस ड्रेस। ठीक है, हैव का मतलब होता है हिंदी में रखना या होना, पास में कोई चीज़ होना, पोजीशन को बताता है। देखिए आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है, तो इस हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है तो ये हैव जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई हैड अ बैग, हैड के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है तो हैड खुद मेन वर्ब का काम कर रहा है। शी हैज़ अ बैग, हैज के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है तो ये हैज़ खुद मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैव हैज़ आप जानते हो प्रेजेंट टेंस में होता है और हैड पास्ट टेंस में होता है। मेरे पास एक बैग है, मेरे पास एक बैग था, उस शी हैज़ अ बैग, उसके पास एक बैग है। आप जानते हो कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज़ का यूज़ होता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हैव का यूज होता है। अब आप देखिए यही हैव हैज़ जो होती हैं ये कैसे हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाती हैं। देखिए आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, हैव के बाद डन आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी हैव के बाद एक मेन वर्ब आ गई है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब बन गए। फिर है दे हैड डन देयर वर्क, हैड के पहले डन हैड के बाद जो है एक मेन वर्ब आ गई है इसलिए ये खुद हेल्पिंग वर्ब बन गई है। शी हैज़ डन हर वर्क, हैज़ के बाद एक मेन वर्ब आ गई इसलिए ये हैज़ जो है मेन वर्ब, ये हैज़ जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग गई। तो सिंपल सा बस वही तरीका है कि यदि हैव हैज़ हैड के बाद कोई मेन वर्ब आ जाती है तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। अगर उनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आती तो ये मेन वर्ब अगर नहीं आती है तो ये खुद मेन वर्ब है, और अगर इनके बाद एक मेन वर्ब आ जाती है तो ये हेल्पिंग वर्ब में तुरंत चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग जाती हैं। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं डू, डज और डिड का यूज़। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वर्ब है वो है डू। डू भी जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है। अब पहले हम देखते हैं ये मेन वर्ब कैसे। देखिए आई डू दिस वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, डू के बाद कोई मेन वर्ब आई है, नहीं आई है, तो ये खुद मेन वर्ब है। शी डज दिस वर्क,
वो यह काम करती है। डज के बाद कोई मेन वर्ब आई है, कोई क्रिया दूसरी आई है, कोई क्रिया शब्द आया है, नहीं आया है, तो इसलिए ये खुद मेन वर्ब है। दे डिड दिस वर्क, उन्होंने ये काम किया था। फिर डिड के बाद कोई वर्ब नहीं आई है, इसलिए ये खुद मेन वर्ब है। अब इसको देखिए, आई डू नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करता हूँ। अब आप देखिए, डू के बाद एक और वर्ब आ गई है, डू। ये तो ये क्या हो गया, अब ये डू, ये वाली डू हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये वाली डू मेन वर्ब हो गई। फिर है शी डज नॉट डू दिस वर्क। अब आप देखिए, ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये जो डू है ये मेन वर्ब है। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्यों है ये हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बाद एक वर्ब ये आ गई है, इसलिए ये वाली हेल्पिंग वर्ब बन गई और ये वाली मेन वर्ब बन गई। दे डिड नॉट डू वर्क। अब आप देखिए, ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो डू है ये मेन वर्ब का काम करने लगी। तो सिंपल सा एक तरीका, एक फंडा है कि यदि इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आती है तो ये खुद मेन वर्ब है, और इनके बाद अगर मेन वर्ब आ जाती है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करने लग जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर, आपको समझ में आया होगा। और मेरी जो है आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी सब कॉन्सेप्ट डीलिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। मेरा इस कोर्स को लाने का, कंप्लीट कोर्स को लाने का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि स्टूडेंट्स अपने आप को इस तरह से तैयार कर लें अभी से, उनको इस तरीके से मैं पढ़ा दूँ या उनको इस तरह का एक सिलेबस मिल जाए कि जब वो उनका 10+2 कंप्लीट होता है तो वो अपने आप को ग्रामर में वीक ना पाए, वो अभी से तैयारी कर सके। तो मेरी स्पेशली पेरेंट्स से अपील है कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये जो कोर्स है इसको ज़रूर से दिखवाएं, जिससे कि आपके बच्चे अभी से तैयार हो सकें। थैंक यू सो मच।